अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। जब हमने बात ही इस तरह की है कि शहंशाह जज्बात, तो फिर अच्छा, हमने वो वुड यू जज्बाती एग्री टू द scene फैक्ट दिखाना कि था ना? हमारे जो जज्बात का इजहार है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। एज इन शायद 20 साल पहले किसी बात का इजहार कुछ और अंदाज में किया जाता होगा, 20 साल बाद या 30 साल बाद उस बात का इजहार किसी और अंदाज में किया जाता है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर जज्बात फिर एक जैसे रहे? इमोट करने का तरीका चेंज होता है या नहीं होता? बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है किस तरह, वो आई गेस इवॉल्व करता होगा ओवर द टाइम, लेकिन इस तरह भी इवॉल्व कर सकता है। इधर तो हमने मोहम्मद अली साहब को रोते हुए दिखा दिया है, लेकिन पहले कहा जाता था कि मर्द रोते नहीं है और रोना चाहिए नहीं है एवरीथिंग, लेकिन अब बड़े इमोशंस आ चुके हैं सामने। अब इफ मैन क्राई, इफ बॉयज क्राई, तो वो आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, and it's okay also। तो I guess you're very right कि emotions are changing। आपने वैसे क्यों पूछा था? अपनी वजह से? नहीं, मैंने मोहम्मद अली साहब के जज्बात ही देख के पूछा था कि भाई अब मुझे बताइए कि अब इस जमाने में कोई टेलीविजन पे इस किस्म के जज्बाती मनाजिर देखने को मिले तो वुड यू बी एबल टू रिलेट टू दैट और नॉट? वेल, शाहरुख खान पिछले 10 सालों से रो नहीं रहे आंसुओं के साथ। मेरा ख्याल है अब उन्हें भी अपने आप को अल्टीमेटली कुछ गुज़श्ता चंद फिल्मों में चेंज करना पड़ा। Anyway, अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और जरा कुछ सियासी मामलात बट नॉट सो सियासी मामलात का भी तस्करा कर लेते हैं। पहले सियासी मामलात, और ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो आर टॉप स्टोरी। आपको बताएं कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियाद पर जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज अपील सुनेगी। उधर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ के सामने आज भी प्ली बार्गेन का ऑप्शन खुला है। 25 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपील की समाअत करेगा, और इन हालात में फवाद चौधरी का ये बयान गैर मामूली है कि नवाज शरीफ के पास प्ली बार्गेन का ऑप्शन मौजूद है। ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं हैं, नैब के पैसे नहीं हैं, जुडिशरी के पैसे खाली नहीं हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा वापस आना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा है कि प्ली बार्गेन की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आपने लाजमन बाहर जाना है और आपकी सेहत ख़राब है तो आप प्ली बार्गेन में अप्लाई करें और नैब जो है वो उसकी कंसिडरेशन करें। ये बात इन्हीं बयानात का तसलसल है जो नवाज शरीफ के डील के बारे में हुकूमती नुमाइंदे इससे पहले भी बारहा दोहराते रहे हैं। ये जो जमानत हुई है ना, इससे एक तासुर जो है वो नफी गया है, डील की तरफ तो डेफिनेटली गया है। डील गई है वो तो नवाज शरीफ से इसकी सियासत से काफ़ी दूर है। अपना उन्होंने एनआरओ लिया या नहीं लिया इसका मुझे मालूम नहीं, मैंने उनको एनआरओ मांगते देखा। मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने एनआरओ मांग। इन बयानात की तरदीद मुस्लिम लीग नून की तरफ से आती रही है। बिलावल भुट्टो भी कोट लखपत जेल से किसी डील या ढील का तासुर लेकर नहीं आए। मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। क्या उन्होंने ज़मानत जो है वो डील के नतीजे में लेनी है? तो फिर अगर डील के नतीजे में लेनी है तो फिर सज़ा भी फिर किसी डील के नतीजे में हुई है। यानी गवर्नमेंट के लोग जो बात कर रहे हैं ये ज़रा सोचें, और इसका मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। हमने बार बार चैलेंज किया है, असम्बली के फ्लोर पे चैलेंज किया है, मियाँ साहब ने खुद भी बात किया किससे डील हो रही है, कौन डील की बातें कर रहा है, किससे डील मांगी है, तो वहाँ पे इनके पास कोई जवाब नहीं होता। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अदलिया और दीगर इदारे जो हैं वो हुकूमत के महकूम हैं कि जब हुकूमत इशारा करेगी तो उस वक्त डील हो जाएगी और हुकूमत की बात मान के वो छूट दे देंगे। वज़ीर आज़म साहब ये भी कह चुके हैं कि मुल्की मफाद में मोदी से तो बात हो जाएगी मगर ऑपोजिशन से डील नहीं हो सकती। ये 10 साला पार्टनरशिप जिसको ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे, हम उसको चार्टर ऑफ करप्शन कहते हैं। तहरीके इंसाफ के इन स्विंगिंग यॉर्कर ने जो पार्टनरशिप तोड़ी, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। मैं नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं, कभी भी करप्शन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा।
इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के सब रहनुमा ये भी कहते हैं कि किसी को डील और ढील नहीं मिलेगी, लेकिन फिर खुद ही ऐसी बातें भी करते हैं। जब हुकूमत ही साफ बात ना करे तो अवाम को हकीकत का क्या पता चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई डील है, डील नहीं है, या ढील भी नहीं है, ये सारी बातें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। इसी पे बात करते हैं। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब कराची में आज हमारे साथ मौजूद है। मैच देखने आए थे, कुछ हमने देर के लिए इन्हें रोक लिया। रईस साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मियां साहब अगर चाहें तो प्ली बार्गेन करके रिहा हो सकते हैं। अब आज जब उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है तो ऐसे में आपके वफाकी वजीर का ये बयान कुछ गैर मामूली है नौयत का आपको लग रहा है या नहीं? नहीं, देखें जी, ये जो फवाद चौधरी ने बयान दिया था, हाँ, ये किसी तरह भी गैर मामूली बयान नहीं है। ये कि उसने मामूल में बात की है, क्योंकि जो आजकल चल रहा है कि जी वो इलाज कराना नहीं चाहते, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वो यहाँ किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहते, तो उन्होंने वैसे उनको एक ऑप्शन के तौर पेशकश नहीं की, ऑप्शन के तौर पर उन्होंने कहा जी कि ऑप्शन है कि वो मुल्क से बाहर जाने के लिए प्ली बार्गेन पे आ जाएं। लेकिन अब देखिए कि एक केस में पहले सज़ा हुई, ज़मानत हुई, दूसरे में उनकी अब बेल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया जो आज है। तो अगर उन्होंने प्री बार्गेन ही करनी होती तो पहले दिन कर लेते, वो जेल ही क्यों जाते? तो वो पॉलिटिशियन है और एक मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी के कह लें कि अभी अनऑफिशियली सरबराह वही हैं, बेशक शहबाज शरीफ आपके सामने हैं, तो वो किस तरह प्री बार्गेन कर लें? प्री बार्गेन करके अगर वो पैसे दे देते हैं, कितने भी दे दें, चाहे 1 करोड़ ही दे दें, तो वो तो साबित हो गया ना कि उन्होंने फिर तो लगेगा कि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो वो डील की बातें जाहिर है वो तो सच साबित हो जाएंगी। तो कहने वालों को बात तो मिल जाएगी। राइट, रईस साहब, तो फिर ये बताएं, तो ये डबल मीनिंग बातें क्यों हो रही हैं? एक जगह हम सारे ये दिखा रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मोदी से बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं होने वाली। फिर फवाद चौधरी आते हैं, कहते हैं प्ली बार्गेन कर लें। मतलब ये जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, बिकॉज ये तो हर किसी के फायदे में हो कि अब इस बात को खत्म करो और निपटाओ इस बात को। देखिए, कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होती है कि एक हुकूमत की कुछ पॉलिसी चल रही होती है, एक पॉलिटिशियन आगे कोई और बात कर देते हैं। जिस तरह इमरान खान की पॉलिसी नहीं है कि किसी तरह उनकी कफ़ायशारी पॉलिसी है, कम किया जाए, चीज़ों को खर्चे कम किए जाएं। पंजाब असम्बली में उन्होंने एकदम पे बढ़ा दी, इमरान खान को पता भी नहीं चला। ये कुछ चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद ये कई कर देते हैं। कई बार जिस तरह पंजाब असम्बली का मामला हुआ तो फवाद चौधरी ने पहले एक बयान दिया, फिर दूसरा बयान दे दिया। तो ये खुद कन्फ्यूजन ये पॉलिटिशियन क्रिएट कर रहे हैं, ये पॉलिसी मैटर नहीं है। और जहाँ तक इमरान खान की जो मैं तबीयत जानता हूँ, जो उसका मुलाकात में मेरे से बात, वो किसी किस्म की डील कभी भी नहीं करता। वो स्पेशली उसका एक एम जो लेकर आया था ये करप्शन के खिलाफ, उस पर तो वो कभी भी कोई डील नहीं करेगा। फिर ये चाहे शेख रशीद हो, फवाद चौधरी हो, मुराद सईद हो, ये सब लोग बार बार डील का तस्करा तो लाते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मुस्लिम लीग नून के सारे हल्के, फिर बिलावल भी जो मियां साहब से मिलकर आए, वो कहते हैं कि ना डील की कोई बात है, ना कोई तासुर है, ना जहन में कोई आइडिया है। तो ये हुकूमत एक तरफ डील करती रहती है, ऑपोजिशन कहती है कोई डील नहीं हो रही है। कुछ मामला क्लियर आउट नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, क्लियर आउट हो जाना चाहिए, लेकिन क्लियर आउट है भी। जो नवाज शरीफ की तबीयत है, नवाज शरीफ या इधर होता है या उधर होता है। नवाज शरीफ की तबीयत नहीं है कि मैं इधर से डील कर रहा हूँ, उधर से अदालत में जा रहे हूँ। वो एक फॉर्म है अपना कि मैंने अदालत से जाना है, अदालत रिलीफ देना दे, वो तो अदालत का काम है कि वो उनका कहा कि मैंने जो रिलीफ लेना हो अदालत से, वो ना गवर्नमेंट से बात करने को तैयार है। तो हम यहाँ ये तय कर लेते हैं कि कोई डील नहीं होगी, कोई ढील नहीं होगी, कोई प्ली बार्गेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जमानत की दरख्वास्त। प्ली बार्गेन तो भूल ही जाए। अच्छा, वो तो सियासी खुदकुशी है ना। ठीक है, अगर प्ली बार्गेन करेंगे तो वो तो समझे कि मुस्लिम लीग का तबाह हो गया, नुकसान हो जाएगा। और शायद इसीलिए वो एक ऑप्शन उनको पेश भी की जा रही है, नोइंग कि वो नहीं करेंगे। ये तो वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो जानते हैं इस चीज़ को, उन्हें खुदकुशी नहीं करनी। उनकी बड़ी पार्टी है, हर पार्टी जो है, जो बड़ी पार्टी पहले इक़्तिदार में रही, काम कर रही है और काम करती रहेगी। तो इसलिए, और जो दूसरी तरफ ये ढील की बात करते हैं, ढील मिलने नहीं है। जो भी ढील है अभी तक, तो जो आप देखें जो मुकदमे हैं वो सारे पहले से चलते आ रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट एंटर नहीं हुई केसेस लेके, अभी तो गवर्नमेंट के पास जो केसेस आ रहे हैं, जो जिनकी वो तैयारी कर रहे हैं, वो तो अभी लेके उन्होंने एंटर होना है। ये जितने केसेस चल रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के देखने, जरदारी साहब के, नवाज शरीफ के, इस गवर्नमेंट ने तो फाइल ही नहीं की अभी तक। अभी तो वो फाइल करने जाएंगे, अभी जो उनके पास केसेस, दूसरे और बहुत से केसेस उनको देख रहे हैं, तो उसको तो भी जाएंगे। अभी तो ये अच्छा रईस साहब, चले वो तो मामला जब निपटेगा। ज़रा पंजाब के मामलात, आप लाहौर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, तो हमने सोचा आप ज़रा खबर रखने वाले आदमी हैं, क्या चल रहा है पंजाब हुकूमत के हुकूमती हलकों में? बुज़दार साहब, खान साहब के साथ इससे पहले डिफरेंसेस की खबरें तो आपको पता ही आती हैं, मुख्तलिफ धड़ों की बातें भी होती रहती हैं। हाउ इज़ इट वर्किंग आउट इन पंजाब ओवरऑल?
देखिए जी, थोड़ी बात समझने की पंजाब में यह है कि पंजाब में इस वक्त जो ज़ोरदार पॉलिटिशियन है वो है चौधरी परवेज़ इलाही। अच्छा। जब परवेज़ इलाही ने अपना इलेक्शन स्पीकर का लड़ा था, उसमें 13-14 वोट वो नून लीग के भी ले गए थे। परवेज़ इलाही की अपनी 10 सीटें, 13-14 नून की, और अगर वो ज़रा हिलते हैं तो 8-9 तहरीक इंसाफ की भी ले जाएंगे। वो ज़रा हिलेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट तो गई, सेंटर में भी बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो जो जहाँ मैंने अभी जो मौजूदा ये तनख्वाहें बढ़ी, जो चीज़ें हुई, इसमें बुज़दार साहब बहुत कमज़ोर लीडर नज़र आए। जो हाउस ऑफ ऐवान का लीडर है, वज़ीर-ए-आला पंजाब है, ये बिल पास हो गया, वो उसकी चीज़ें उसके इल्म ही नहीं है। और जब बिल पास हुआ है तो उसमें जो CM के लिए चीज़ें रखेंगी वो नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बुज़दार साहब के लिए रखी गई। भाई कि कौन सा चीज़ है कि सारी तायात वो घर भी ले ले, तायात गाड़ी भी मिलती रहे, जो 6 माह वज़ीर-ए-आला रहे, ऐसे वो उनके इल्म में नहीं है। ये जो राजा बिशारत हैं, ये तहरीक इंसाफ की सीट पर जीत के तो आए हैं ये, लेकिन सारी उम्र मुस्लिम काफ में रहे हैं। अच्छा रईस साहब, लेकिन ये क्यों होता है? अब ये कोई पहली चीज़ नहीं है, काफ़ी अरसे से बुज़दार साहब की लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। अब उन्होंने क्या जाके कल जो मीटिंग की है खान साहब से, क्या माफ़ी मांगी होगी? कितनी बार माफ़ी मांगी है? मतलब वो क्या आगे एक्सप्लेनेशन क्या देते होंगे कि ये मुझे पता भी नहीं चला और ये हो गया? ये जब बिल पास हुआ है तो इमरान खान का जो फ़ोन उन्हें आया था, जिस तरह उन्होंने उनकी खूब खिंचाई की थी फ़ोन पे, वही बहुत होनी चाहिए थी। माफ़ी तो उन्होंने फ़ोन पे मांग ली थी। हाँ। अब जो वो गए हैं, वो उन्होंने एक शिकायत मेन ये की है कि कुछ जो अंदर उनके ताकतवर धड़े हैं वो उनकी दखल अंदाजी करते हैं। तो ताकतवर धड़ा सबसे तो परवेज़ इलाही का धड़ा है, नहीं दूसरी तरफ चॉइस सर्वर का है। ठीक है, अभी अलीम खान अंदर है, लेकिन हनीम खान जहांगीर तरीन एक थे, उनका धड़ा है। तो ये वो उनको उनके काम में दखल अंदाजी सही कहते हैं करते रहते हैं। कई चीज़ें हैं। अब उनके जो नीचे ताहिर बशीर चीमा है, तारिक बशीर चीमा है, अब ये भी एक बड़े मसले हैं वहाँ से। और उसमें समीउल्लाह खान का एक मसला निकला है, जो मैंने खबर भी दी थी कि उनके करप्शन का इल्ज़ाम है। जहाँ तक वो मेरे नज़दीक वो शायद गलत है इल्ज़ाम। अगर ये कोई एजेंसी की रिपोर्ट आई है तो वो भी एक धड़े का काम है, जो एजेंसी की रिपोर्ट आई है। चले, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है पंजाब में। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, हमारे बहुत सी हमने बातें कर ली। भाई ये बात रईस साहब कह रहे हैं कि तासुर बिल्कुल गलत है कि कोई डील या कोई ढील होने जा रही है या इरादा है मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ का, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। तो जो होगा अदालतों के थ्रू ही होगा। दैट इज ट्रू। अच्छा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टॉप स्टोरी। सिंध में बेगुनाह शहरी अब भी पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे हैं और अब एक्शन ना लिया तो बहुत देर हो जाएगी। अमल की वालदा आज भी दुहाइयाँ दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख डाला है। अमल की वालदा बीनिश उमर ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि अमल के समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाए। उन्होंने पुलिस की जानिब से भारी हथियारों के इस्तेमाल और अस्पतालों के निज़ाम पर भी सवालात उठाए हैं। यही बात अमल के वालिदैन इससे पहले भी कहते रहे हैं। हमारा जो एतराज़ था इन योर ओपिनियन वाले क्लॉज के ऊपर, वो तो एड्रेस हो गया है जहाँ तक मुझे पता चला है। बाकी हमने ये कहा था कि जी आप हॉस्पिटल, जब प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं तो उसके अंदर फिर हम ये लिखते हैं कि नोटिफाइड हॉस्पिटल, तो हमें नहीं मालूम कि नोटिफाइड हॉस्पिटल क्या है। हम उम्मीद रखते हैं कि वो इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और अगर ऐसी बात है कि हमें लगा किसी पॉइंट पे कि नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे। सिंध हुकूमत मुसलसल यकीन दहानियाँ करा रही है, मगर अमल कहीं नज़र नहीं आ रहा। पेरेंट्स की चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इन खदशात का इजहार किया कि कानून साजी हो जाती है लेकिन उसको अमल दरामद कराना मुश्किल होता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की अश्योरेंस दी है और गारंटी किया है कि इंशाल्लाह जो कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की कानून साजी से रिलेटेड और कानून साजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह करके देंगे। अमल की वालिदा ने लिखा है कि गुज़श्ता साल 13 अगस्त की रात अमल की हलाकत के बाद 1 अक्टूबर को अक्सा की हलाकत हुई और इस साल 19 जनवरी को अरीबा का वाक़या हुआ। 23 फरवरी को निमरा की हलाकत हुई। आखिर हम कब तक सड़कों पर अपनी बेटियों को मरते हुए देखते रहेंगे? सवाल तो बहुत अहम है, जवाब ढूंढने की हम बहुत अरसे से कोशिश भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये बात ज़ेर बहस भी है, लेकिन प्रैक्टिकली अब तक क्या हुआ अगर ये वाक़यात देखें तो ऐसा लगता है कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। और लिहाजा आज हमने एक दफ़ा फिर अमल की वालदा बीनिश उमर को इनवाइट किया अपने शो पे ताकि वो हमें बताएं कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो सीजे को दोबारा लेटर लिखें। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धरीजो साहब ने, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध। बीनिश, आपसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें बीनिश, जो हम सोच भी रहे थे और आपसे पूछना भी यही चाह रहे हैं कि आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि आप चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखें?
देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि ये जुडिशल सिस्टम काफ़ी टाइम लेता है और नए हम जिस दुनिया में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली रोज़ाना की कोई नई खबर है और रोज़ाना की कोई ट्रैजिक खबर नज़र आ रही है, आपके सामने ही है। तो मुझे लगा कि ये ना हो कि ये डाई डाउन कर जाए और हम बैठे रहें और सोचते रहें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। फिर निमरा का वाक़या हो गया, वी लॉस्ट निमरा ऑल्सो। सिमिलर ट्रेजेडी, आप अगर पैरेलल्स ड्रॉ करें तो आपको नज़र आएगा कि उसी तरीके से इनकाउंटर हुआ, उसी तरीके से पुलिस ने डिनाई किया, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर पुलिस ने एक्सेप्ट किया। इनकाउंटर के अंदर एक इनोसेंट सिविलियन की लाइफ जो है वो ऐसे चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर बहुत सारी और मसले मसाइल हमारे मुल्क के चल रहे हैं और बहुत बड़े हैं। मैं ये कहीं से भी नहीं कह रही कि ये बहुत बड़ा सानिया जो है ये सबसे बड़ा वाक़या है और इसको ये एड्रेस करना चाहिए, और बहुत सारे मसले मैं जानती हूँ, लेकिन माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं चाहती कि ये मज़ीद प्रोलॉन्ग हो और हम रिफॉर्म्स तक पहुँचे ही नहीं और थक जाएं और ये पूरी चीज़ जो है वो डाई डाउन कर जाए। तारिक साहब को बीनिश यहीं पे हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। तारिक साहब, अमल के केस के बाद पुलिस ने बड़ी यकीन दहानियाँ कराई थी कि बड़े वेपन्स का इस्तेमाल सड़कों पे आपको इस तरह से नहीं नजर आएगा, लेकिन उसके बाद फिर निमरा का वाक़या हुआ, अरीबा का वाक़या भी हुआ। तो सर, वो यकीन दहानियाँ, वो सारे रिफॉर्म्स के किस्से, वो अमल दरामद तो नहीं हो सका उन चीज़ों पर, क्योंकि एक वाक़े के बाद फिर दूसरा और फिर दूसरे के बाद तीसरा नहीं होता अगर ये सब कुछ होता तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो अमल का जो इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके जो हमारे जो पॉलिसी है, प्लान्स हैं, उस पर एक फार रीचिंग उस पर एक असर पड़ा था उसका। उसके बाद जितनी जो हमारे पुलिस चीफ़ हैं मौजूदा और जो हमारे कराची चीफ़ हैं, इन्होंने बैठ के, जो हमारे कमांडर्स हैं, लोकल जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बैठ के सारी ये पॉलिसीज़ बनाई हमने। इसमें हमने ट्रेनिंग की तरफ ले गए, जिसमें हमारे अभी तक जो है आप समझें कि 6000 जवान जो है हमारे, वो जो है ट्रेनिंग के अमल से गुजर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम सिमुलेटर्स लेके आए, गन सिमुलेटर्स जो कि हमने ट्रेनिंग सेंटर्स पे लगाए। उसके बाद जो है हमारी स्ट्रीट वॉच जो फोर्स बनी, उसमें जो है स्मॉल वेपन्स पे हम चले गए। एक पॉलिसी बनाई गई कि कितने स्मॉल वेपन्स हो जाएं और कितने। उसके बाद देखें, इसको आप एक आइसोलेशन में इंसिडेंट को नहीं देख सकते। इसमें जो देखें कि हमारी पुलिस एक टेररिज्म को भी देख रही है और टेररिज्म वाले स्मॉल वेपन्स को भी नहीं लेके आते। हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह PSL को बड़े अच्छे तरीके से हमने एक जो अपनी हिकमत अमली और पुलिस ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाया। तो उसमें भी टेररिज्म का भी ख़तरा होता है। हम एट द सेम टाइम एक कुछ माफियाज के साथ भी मुकाबला कर रहे हैं। तो ये जो बतदरीज जिस तरीके से अमन आता जा रहा है, हम ग्रेजुअली वेपन की जो क्वांटम है और फायर पावर है उसको कम करते जा रहे हैं। लेकिन आप पहले 4-5 साल पहले की तरफ ले जाएं इस कराची को, तो आप डेली जो हम उठाते थे 10 के 12 करीब लाशें, 15 लाशें उठाते थे और उसमें हैवी वेपन यूज़ होता था। लेकिन जिस तरीके से अमन आता जा रहा है, उस तरीके से हम इसको बतदरीज जो हमारा फायर पावर क्वांटम है, हम उसको लोअर की तरफ लेके जाते हैं। तारिक साहब, यू आर वेरी राइट एंड वी आल्सो एग्री विद यू टू अ सर्टेन पॉइंट कि डेफिनेटली अगर आप कंपैरिजन करें पहले से तो बहुत बेहतरी भी आई है। लेकिन अभी अमल के केस को हम बिल्कुल आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी उसके बाद 2-3 केसेस इस किस्म के आ चुके हैं। सो वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट दैट। हम तो सिर्फ ये टाइम पूछ रहे हैं कि कब ये बिल्कुल मुकम्मल उस तरह हो जाएगा जिस तरह अमल की वालदा बीनिश भी कहती रही हैं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच। मुर्तज़ा, अभी तारिक धारीजो साहब भी PSL के कामयाब इनेकाद का तस्करा कर रहे थे। जाहिर है कि कराची में बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ, सिंध हुकूमत भी इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, आपको भी मुबारक हो। लेकिन अगर ये पुलिस रिफॉर्म की इससे पहले जो बात हो रही थी और हथियार बदलने की बात हो रही थी, वो भी हो जाता और उसके बाद अमल के वाक़े के बाद मजीद वाक़यात ना होते, तो आपको हम ज़्यादा मुबारकबाद देते क्योंकि आप उसके भी मुस्तहिक होते। वहाँ पर हमने देखा प्रोग्रेस कुछ रुक सी गई। ये सिलसिला क्यों रुका मुर्तज़ा? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने सिंध गवर्नमेंट की काविशों को सराहा कि जिस तरीके से PSL का इनेकाद कामयाबी के साथ और बड़े एहसन अंदाज से कराची शहर में हुआ। ये मैं समझता हूँ क्रिकेट की फ़तह थी, हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारे मुल्क की फ़तह थी। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ को अप्रीशिएट किया। जहाँ तक आपने ये इंसिडेंट का हवाला दिया, ये बिल्कुल अफसोसनाक है
और इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कोर्ट के फैसलों के बाद हुकूमत की भी अब लिमिटेशंस हैं पुलिस के मामलात में इन्वॉल्व होने की। इन वाक़यात का नोटिस लिया चीफ मिनिस्टर साहब ने और IG साहब से रिपोर्ट तलब की है। हम कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात को मिनिमाइज़ किया जा सके। बट मैं समझता हूँ पुलिस के माइंडसेट को बेहतर ट्रेनिंग के साथ एड्रेस करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट ये करना चाहती है, अल्लाह करे कि पुलिस भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करे। अच्छा बीनेश, बिल्कुल थैंक यू मुर्तज़ा, आपने भी हमें बता दिया। लेकिन बीनेश आपसे हम पूछा जाएंगे, अब आपने दोनों साइड्स का एक हुकूमत का भी आपने मौक़िफ़ सुन लिया है और SP साहब तो हमारे साथ हैं ही, तो माइंडसेट बदलना पुलिस का, सिंध पुलिस का माइंडसेट बदलना, इस्लाहात करना, ये सब हुकूमतों का काम है जिन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारी रिस्ट्रेंट्स हैं। तो फिर भी आप इस ऑब्वियसली आपके तो दिल की बात है, आपके साथ तो ये हुआ है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख रही हैं, आप इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई हैं, बट रियल एक्सपेक्टेशन है आपकी कि कुछ बदलेगा? जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि आवाज़ उठाने का मकसद ही है कि कुछ बदल जाए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी टाइम लगे। लेकिन आई थिंक द रीज़न वाई हम लोग ये कर रहे हैं और आप लोग हमें मीडिया की थैंकफुली आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया हमारी बैक कर रहा है। आई थिंक अगर हम आवाज़ उठाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो चेंज लाना लाजमी हो जाएगा। लेकिन आप जिस तरह मुर्तज़ा ने कहा, ये मॉरल जो इनकी चेंज ऑफ साइकी है ना पुलिस डिपार्टमेंट की, ये करनी बहुत ज़रूरी है। इनके मुझे लगता है कि एक आम शहरी के लिए जहाँ पुलिस की मोबाइल खड़ी होती है वहाँ से गुजरना ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय इसके कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉर्मल लोग खड़े हैं प्लेन वर्दी में। तो हम मतलब ये जो मसला है ना पुलिस के एटीट्यूड का, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसकी बड़ी बात भी हुई थी तारिक साहब, इसकी बड़ी बात हुई थी और आपने भी जाहिर है एक्सेप्ट किया था कि इस्लाहात के बगैर या रिफॉर्म्स के बगैर बेहतरी नहीं लाई जा सकती। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस्लाहात लाने के लिए कोई पेशरफ्त हुई है? स्टेप 1 या स्टेप 2 उठाया गया, और अगर नहीं उठाया गया तो कोई रुकावट बन रहा है या निज़ाम रुकावट बन रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, इसमें इस्लाहात जो हमारे तो ऑन गोइंग प्रोसेस है पुलिस का, और डेली बेसिस पे चीज़ों की एवोल्यूशन होती है, डेली बेसिस पे असेसमेंट होती है, डेली बेसिस पे हमारे नए ऑर्डर्स SOPs बनते हैं। अभी मैं बता रहा था कि जिस तरीके से मैं बताऊं कि जो डिसआर्मिंग पुलिस है वो एक ऐसा इशू है कि उससे पहले आपको यू हैव टू डिसआर्म द सोसाइटी। मेरे पास आई हैव ए स्टडी जिसमें आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि समझे कि आप डेवलप्ड वर्ल्ड के टॉप एशेलॉन्स पे है, तो उसमें आप देखेंगे कि मोर देन 1000 पीपल, इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन पुलिस रिलेटेड इशूज़। तो वहाँ पर क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन सो मच इन यूनाइटेड स्टेट्स सोसाइटी सबसे टॉप पे है वर्ल्ड में। पाकिस्तान आता है 20th नंबर पे। तो अलॉन्ग विद डिसआर्मिंग, लोअरिंग द क्वांटम फायर पावर ऑफ पुलिस, आपको पूरी सोसाइटी को भी डिसआर्म करना पड़ेगा। कल को पुलिस वाला एक छोटे वेपन के साथ खड़ा हो और उसके मुकाबले में एक टेररिस्ट जो है एक बड़े वेपन के साथ आ जाए, कि हाउ कैन विल यू डिफेंड द पीपल, किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे और किस तरीके से। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि पहला जो हमारा एम्फेसिस होना चाहिए, हाउ टू डिसआर्म द सोसाइटी फ्रॉम द इलीगल वेपन्स एंड फ्रॉम द लीगल वेपन्स। तो जिस तरीके से बतदरीज कमी होती जाएगी, पुलिस भी फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना पेपर स्प्रे पे आ जाएगी, जो छोटे वेपन्स पे आ जाएगी, बैटन्स पे आ जाएगी। अब आप जापान को ले लें, अब आप जर्मनी को ले लें, अभी आप यूके को ले लें, तो वहाँ पर वेपन सोसाइटी में कम है। जी जी बिल्कुल, सॉरी टाइम जरा कम है, लेकिन आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आप बेसिकली कह रहे हैं ग्रेजुअल डीएस्केलेशन होगी, सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। वी जस्ट विश एंड ऑब्वियसली कि ये काम बहुत पहले शुरू हो चुका होता और इतने ज़्यादा हमें अनफॉर्चुनेट एग्जाम्पल्स जो हैं ना देने पड़ते। बीनेश उमर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर एट इट। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक कि आप इस बात के पीछे लगी हुई हैं। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धरीजो एंड मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। और पर्टिकुलरली आप जरा पे आइएगा और हम कराची की बात करते हैं। तो कराची में हमने वेपन की नुमाइश जो है वो देखी है, और एज कम्पेयर टू द अदर सिटीज ऑफ द पाकिस्तान ऑफ द कंट्री, सो यहाँ पे तो डी वेपनाइजेशन की सबसे ज्यादा जरूरत। जियो पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान TV। आप हमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है और आप क्या इन तमाम फिल्मों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि कल इत्तेफाक हुआ एक मॉल जाने का जिसमें जाहिर है बहुत सिनेप्लेक्स थिएटर है कराची में सबसे मशहूर आई गेस। और हम आप यकीन मानिए कि जिस रोड पे 50 गाड़ियाँ या एट टाइम 100 गाड़ियाँ लंबी कतार में खड़ी होती थी,
एक गाड़ी थी उस मॉल के बाहर, एक। ये वैसे काफ़ी ट्रेजेडी है, बिकॉज वो जो एक कल्चर था ना कि आप जाके मूवीज़ देखें, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, वॉट एवर इज़ देयर, बट यू हैव एन आउटलेट कि आप जाके देखें, वो थोड़ा सा कर्टेल हो गया है। और ख़ास तौर पे मतलब हॉलीवुड का भी ना आना इज़ आउट ऑफ यू नो माई अंडरस्टैंडिंग कि क्यों नहीं। ख़ास तौर पे कैप्टन मार्वल, आई वॉज रियली वेटिंग। आपको पता है मुझे सुपर हीरो मूवीज़ का कितना शौक है, बल्कि मैं क्या मतलब हम सारों को ही कितना शौक है। सो दिस इज़ वन रिग्रेट दैट आई एम गोइंग टू हैव। सो मुझे लगता है कि अगर इस स्टेज पे ये सिलसिला काफ़ी देर तक बंद रहा ना, तो फिर पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी सर्वाइव करना और दोबारा से रिवाइव करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सिलसिला वहीं रुक जाएगा और ये स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। खास तौर पे अभी जो हमने आपको बताया था कि दोबारा से मूवीज री रिलीज हो रही हैं, जिनको अभी पिछले साल हमने देखा है, ये एक्चुअली मैंने कभी सुना नहीं कि दोबारा से हो रही हूँ, बट ये हो इसीलिए रहा है बिकॉज सिनेमास खाली पड़े हुए हैं। क्योंकि कल्चर आपका खत्म हो जाता है ना, पे थिएटर या सिनेमा जाने का आपका कल्चर खत्म हो जाएगा, तो साल में आपकी ईद के 2-3 पाकिस्तानी फिल्में आएंगी, तो फिर आप ईद के उस तरह से नहीं जाएंगे जो आप सारा साल जाते रहते थे सिनेमा। एब्सोल्युटली। तो लिहाजा एनीवे चलेंगे, तो बात हम अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे थे, लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉप स्टोरीज, आपको बताएं कि शेख रशीद के बिलावल से मुतालिक तीखे बयानात ने पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख वजीर रेलवेज की जानिब कर दिया है और सीनियर सियासतदान को अदालती मामलात भुगतने पड़ सकते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह एक जमाने में बिलावल के मद्दा भी होते थे, जरा ये सुन लें। शहजादा है, मेरा दिल से कह रहा हूँ, शहजादा है बिलावल। सियासत में तब्दीलियां आती रहती हैं। बिलावल शहजादा है जी। देखें, बिलावल ने जो बात की है कि मोदी के यारों को एक धक्का और दो, वो मेरी दिल की आवाज़ है। बिलावल से मुलाकात हुई चंद रोज़ पहले और उनका खुलूस और उनकी मोहब्बत ज़रूरत से ज़्यादा ही थी मेरे लिए। मुझे वो फ़ैन मिला, मुझे नहीं पता था मेरा फ़ैन है, मैं ऐसे ही मैंने अपनी राय बदली है और उससे मीटिंग्स, उसने कहा कि हमारी मुलाकातें रहनी चाहिए, अगर उन्होंने ख्वाहिश की तो होती रहेंगी। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये वक्त भी आया है कि शेख रशीद चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे, हत्ता के बात सियासत में मारे जाने तक आ चुके। अफसोस मुझे बहुत है, मैंने बिल्लो रानी को शहजादा बनाना चाहा, मैंने पूरी कोशिश की। बच्चा बच के खेले तो अच्छा है, वरना सियासी तौर पर मेरे हाथों मारा जाएगा। और इन बातों के जवाबात बिलावल समेत पार्टी के रहनुमा देते रहे हैं। शेख रशीद जो है हमारा पिंडी का शैतान है, बेगैरत इंसान है, और आप मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे, मगर इस इंसान के बारे में मत पूछे। लेकिन सियासत में मारे जाने की बात पर पार्टी समेत भुट्टो खानदान तैश में है। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर लिखा कि शेख रशीद बिलावल भुट्टो को कत्ल की धमकियां देने पर उतर आए हैं। इंतहा पसंदों की भुट्टो को धमकियां देना नई बात नहीं है, तासुब परस्त शेख रशीद को सजा दी जाए। इसी पर जरा बात कर लेते हैं, पीपल का मौक़िफ़ लेते हैं। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, शेख रशीद साहब ने बिलावल से मुतालिक जो मुतनाज़े बयान दिए वो हमने अभी दिखाए भी हैं, तो क्या इसका कोई सियासी रद्द अमल काफ़ी नहीं? पीपल्स पार्टी ये मामला अदालत तक क्यों ले जाना चाहती है? ऐसी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, बातें जाती हैं। देखिए, हम कोई शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़ी बेहूदगी करते रहे हैं। पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मतलब, भुट्टो साहब के मतलब, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मतलब, अब बिलावल साहब के मतलब। तो हमने कभी उस बेहूदगी का जवाब उस बेहूदगी से नहीं दिया, क्योंकि उससे तो खैर हमें क्या एतराज़ है। अब मैं अगर ज़ाती सवाल करना चाहूँ तो शेख साहब से 20 सवाल कर सकता हूँ ना, हम ज़ातियात पे नहीं जाना चाहते। एक पॉलिटिकल सियासी बातें हैं, सियासी बातों को सियासी जगह पे रहना चाहिए। लेकिन चूँकि उन्होंने इस वक्त एक लाइफ थ्रेट दी है, अब चूँकि वो ख़ुद बेशुमार लोगों के तर्जमान बने होते हैं, कभी वो हुकूमत के तर्जमान बन जाते हैं, कभी वो कलअदम तंजीमों के, कभी किसी और क्वार्टर के। तो हमें तो ये देखना है कि ये धमकी जो दी गई है बिलावल साहब को, ये किस तरफ से आई है और इसके क्या मुज़मिरात हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले इसी किस्म की धमकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को परवेज़ मुशर्रफ ने दी थी और उसके बाद ये हादसा हो गया। तो हम इसलिए ये रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं ताकि खुदा ना करे ऐसी कोई बात हो, बिलावल साहब की लंबी उम्र हो, लेकिन चीज़ें रिकॉर्ड पे रहें।
अच्छा, इससे पहले भी हमने मंजूर साहब देखा है कि शेख रशीद साहब बिलावल भुट्टो पर बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद करते रहे हैं, फिर उनका कुछ लव हेट रिलेशनशिप कह लें, ऐसे क्या था, कभी दोस्ती की बातें करते थे, कभी फिर तनकीद शुरू कर देते थे। आपको लगता है कि पर्सनल मसला रहा है शेख रशीद साहब को बिलावल से कोई? देखिए, ये सिर्फ बिलावल साहब, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये भुट्टो साहब के मतलब भी बहुत बदतमीज़ी करते रहे हैं, कभी उनकी वालदा के मतलब, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मतलब का, बिलावल साहब के मतलब, तो ये सख्त बयानात नहीं है, ये बदतमीज़ी और बेहूदगी पे मबनी बयानात हैं जिनका जवाब तो बहुत दिया जा सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे कारकुनों को कहते हैं कि आप सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें, और ताकि हम कोई इस किस्म की बेहूदगी में ना जाएं। तो मेरा ख्याल है ये हम अगर बयान जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देना चाहते। देखना ये है कि शेख रशीद साहब आजकल किसकी ड्यूटी कर रहे हैं जिस पर ये सारे बयानात दे रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन मंजूर साहब, शेख रशीद पुराने सियासतदान है, ये तो हम सारे जानते हैं, असद उमर और इमरान खान भी अब सियासत में जम चुके हैं, यही लोग हैं जिनके साथ पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब को मुस्तकबिल में काम करना होगा। फिर सियासी बयानात को अदालती मसला बना देना पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी नहीं है। तो आपके ख्याल में मामला यहीं अगर ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये इशू नहीं है, वो पता नहीं पुराने सियासतदान है या पुराने तनख्वाहदार हैं। खार साहब की एक तकरीर पड़ी हुई है, जब वो गवर्नर थे, उन्होंने कौमी असम्बली में की थी, उसमें उसने कुछ बातें की थी जिसका शेख साहब ने आज तक जवाब नहीं दिया। तो देखना ये है कि हम मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक इशू ऐसा है कि इससे हम दरगुजर नहीं कर सकते। इससे पहले जितनी बेहूदगियाँ बदतमीज़ियाँ वो करता रहे, हम उस हवाले से उसका जवाब नहीं देते थे, बेहूदगी से बल्कि रोका था बिलावल साहब ने, और बिलावल साहब ने जो बात की थी उसको फिर खुद ही वापस भी लिया था। लेकिन इस बात को हम कैसे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि इस वक्त एक ख़ास माहौल है, एक ख़ास नुक्ता नज़र पे बिलावल साहब बात भी कर रहे हैं, तो ख़तरात भी हैं। इस वजह से हम ये समझते हैं कि इसको रिकॉर्ड भी है इस बात। बहुत शुक्रिया आपका मंजूर अहमद साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बाज़ लोगों ने बड़ी तनकीद की थी कि बिलावल को कुछ वो अल्फाज जो हमने अभी सुनवाए भी थे आपको, गटर का पानी और पिंडी का शैतान नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, लेकिन वो भूल गए थे जो भरे मजमे में शेख रशीद साहब बिलावल के बारे में बातें करते थे। हम उस पर एंटरटेन होते हैं, हमें हंसी आती थी जब किसी को कोई बिल्लो रानी कहता था, बट दिस इज मोर ऑफेंसिव देन गटर का पानी एंड पिंडी का शैतान, ट्रस्ट मी। सो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आपको वापस जवाबी फायर की भी तवक्को रखनी चाहिए। और फिर ये सारी बात, ये तो आप अपनी आपस की लड़ाइयों में ही सोच लें, अगर आप किसी को ओपनिंग दे दें, पहली चीज अगर आपने कह दी तो अगले को तो फिर वो सारा खुला प्लेटफॉर्म मिल गया ना, और हम सब का भी कसूर है एज एन अवाम का, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा कि हम अगर इन बातों से महजूज होना और एंटरटेन होना बंद हो जाए ना, तो ये लोग शायद ये बातें करें ही ना। ये करते ही इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आवाम जो है ना बड़ा एंजॉय कर रही है इस चीज को। अच्छा जी, मूविंग ऑन, एक इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट इशू है जिसपे हम वक्तन फवक्तन दोबारा से बात बताएं आपको करते रहते हैं, लेकिन अब भी बात करेंगे क्योंकि थर में इस माह 30 और साल में 160 बच्चों की अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सिंध हुकूमत की बेहसी और नाअहली की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। जरा महकमा सेहत के मुताबिक सिविल अस्पताल मिट्टी की अगर से बात करें तो 2 बच्चे इंतकाल कर गए। ये वही जिला है जिसे मिसाली बनाने के ऐलानात 1 साल हो गए, वैसे ऐलानात 1 साल पहले से हो रहे हैं। ये इनकलाब जो थर में आया है, ये मुआशी इनकलाब जो शुरू हो रहा है थर में, हमने हर पाकिस्तानी को इसका बताया नहीं है। तो अभी मेरा भरपूर कोशिश होगा कि मैं हर पाकिस्तानी को यकीन दिलाए कि सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने थर में ये मिसाल काम की। थरपारकर में बच्चों की मुसलसल अमवात सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पर अब एक मुस्तकिल सवालिया निशान बन चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को हमें ये लगता है कि या तो सही सूरत हाल उनको बताई नहीं जाती या फिर उनकी तवज्जो भी इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए इस इशू पर, क्योंकि ये इशू कोई नया नहीं है। इसी पे बात भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली रमेश लाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रमेश, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। रमेश लाल साहब, थर में 2019 के मार्च के पहले अगर 18 दिनों का हिसाब किताब लगाएं तो 30 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दीगर बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले गए, और इस साल 160 बच्चे अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं कि उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत को ये सब पता भी है या नहीं? सबसे पहले तो यही बता दें हमें। वाक़यात तो होते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं डिनाई करता हूं कि उधर बच्चे बड़े भी डेथ हो जाते हैं, पर तो ख़ास करके जो मीडिया फोकस किया है
कि थर में इतने 160 बच्चे डेथ हो गए। मैं कहूँगा पूरी में हेल्थ कमेटी में भी हम हैं, तो आप इस्लामाबाद जहाँ फेडरल का मैं तो ये कहूँगा जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं उधर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको थर से ज़्यादा बच्चे इधर भी डेथ हो जाते हैं। पूरे लाहौर की मैं उस दिन में के चैनल पे देख रहा था तो लाहौर में भी बच्चे बड़े डेथ हो गए। तो ये कहना सिर्फ थर में अल्लाह पाक के हाथ में होता है, पर ओरिजिनल जो हमने सर्वे किया है कि बच्चों को जो उनके मदर फादर औरत को चेकअप नहीं कराते हैं, इसी ज़्यादा बच्चे जो शिकार होते हैं इसका। अब बात तो आपने कर दी रमेश लाल साहब, और कंपैरिजन भी आपको दे दिया। हालांकि कंपैरिजन इतना बनता नहीं है क्योंकि थर पे तो एक ही हुकूमत है पिछले 30-40 साल से, तो अगर कुछ करना चाहते थे बहुत कुछ कर सकते थे, मतलब लिटरली उसको एक मॉडल बनाया जा सकता था। ये बताइएगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंसानी हकूक और अवाम को बुनियादी सहूलतें देने की बात हर फोरम पे करते आए हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी उन्होंने पार्टी इजलासों में थर पर बात की है, स्पेसिफिकली थर पर? कभी किसी से पूछताछ हुई है उनकी तरफ से कि भाई वहां उधर हो क्या रहा है? थर पे कोई भी मैं कहूँ हम MNA हैं, जो इस पे कहता है कोताही कोई करेगा उसको मैं माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि यही लीडर की निशानी होती है। हम उनसे खुले बात करते हैं और ऐसे जैसे हम उनको बड़ा भाई समझते हैं, और लीडर तो हमारा है ही है, पर हम उनको भाई, और हर उसमें वही बीबी वाली खासियत है, बीबी का बेटा है, और उसमें हर कारकुन जो है उसको ऐसे जैसे भुट्टो साहब को आदमी खींचता था, ऐसे गले मिलता था, प्यार करता था, वही उनमें खासियत है। पर इधर इंसानियत का कदर नहीं हो, इधर असेंबली में भी जब वो बोलता है उस पर वो अमल नहीं करें, तो क्यों वो जो है दुनिया उनको कहती है कि ऐसी स्पीच ये ने आज तक नहीं की है। अच्छा रमेश साहब, जैसे पिछले कई साल गुजरे, जाहिर है 2019 भी बीत जाएगा, आप हमें बताया उन्होंने कि क्या बेहतरी आ सकती है, सो दैट वाज अबाउट इट। मेरा ख्याल हमारी लाइन भी ड्रॉप हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली रमेश लाल हमसे बात कर रहे थे, और बॉटम लाइन यही है कि अब जितने अरसे से जितने सालों से हम ये शो एटलीस्ट कर रहे हैं, हम थर की बात करते रहते हैं, और वहाँ एग्जैक्टली यही मसला है। मसला भी बदला नहीं है, मसला भी यही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी इशू है ना, वो माल नरिशमेंट का है, ग़िज़ाई किल्लत का है। वहाँ पे माएँ नर्चर नहीं होती, इसलिए बच्चे जो पैदा होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जहाँ हमें अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर करनी है, वहीं जो ग़िज़ाई किल्लत का इशू है थर में, उसको एड्रेस करना भी बहुत। और अगर देखा जाए तो ये बड़ा एक सिंपल किस्म का इशू है। जब इशू आइडेंटिफाई हो जाए ना कि है क्या, तो आप फिर उसका ऑब्वियसली एक सोल्यूशन निकालें, लेकिन वो सोल्यूशन अभी तक निकल नहीं सकी, विच इज अ ट्रेजेडी इफ यू आस्क मी। अभी बात करेंगे उस खबर की जिससे दिल दुखेगा नहीं, दिल बाग बाग हो जाएगा। फुटबॉल के फरोग के लिए एक बार फिर आलमी फुटबॉल सुपरस्टार्स पाकिस्तान आ रहे हैं। खेल को बड़ा फायदा होगा, दुनिया के मकबूल तरीन खेल को देखने वाले पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में है। ये हम आपको बताते रहते हैं, जब भी कोई इस तरह लीग मैचेस हो रहे हो तो पाकिस्तान के जो टॉप ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं ना, वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, तो आपको इनकी मकबूलियत का अंदाजा हो जाता है। और ये कार्लोस पियोल जब पाकिस्तान आए थे तो उनको किस तरह से लोगों ने वेलकम किया। बिरयानी खाई थी उन्होंने, बहुत ही अच्छी। ऑब्वियसली पाकिस्तान आएंगे और बिरयानी ना खाएं, ये नहीं हो सकता। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स प्रोग्राम के तहत अगले माह 2 मैचेस भी होंगे, जिसमें फुटबॉल की दुनिया के बड़े नाम शरीक होंगे, और तैयारियां जो हैं जोरों पे, उसी के बारे में हमने आज बात भी करनी है। ऑर्गेनाइजर समझते हैं कि ये मुकाबले भी गुज़िश्ता साल की तरह सुपर हिट रहेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं वो भी हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें। अहमद कुंवर हमारे साथ हैं, जो कि CEO हैं टच स्काई ग्रुप के, और साथ क्लेम लीच भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द शो। एमर, विल स्टार्ट विद यू। आपसे हम सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि ये बहुत आपने पैशन देखा पाकिस्तान में, और आपने कहा कि बस इधर आके इसको हमने प्रमोट करना है, फ़रोग़ देना है फुटबॉल को। हाँ जी, बेसिकली हमने ना फुटबॉल यहाँ इंस्पायर करनी है। इंटरनेशनल स्टार्स का यहाँ आने का मकसद ये है कि हम फुटबॉल को अपलिफ्ट करें, लोगों को इंस्पायर करें, और बेसिकली उनको एक गेटवे प्रोग्राम ऑफर करें हमारे फुटबॉल रिलेशनशिप्स के थ्रू जो रेस्ट ऑफ यूरोप में है। So the whole idea with bringing international stars is all about making sure that Pakistan realizes that international stars are prepared to come to Pakistan and give them some kind of a sort of a gateway to work with them, to actually basically
have some grassroots development with them as well. Exactly. इंस्पायर करना तो एक तरफ, हमारे पास जाहिर है टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एमर चले जाएं तो आपको लड़के जो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेले हुए उनमें इतना ज़बरदस्त टैलेंट नजर आएगा, तो उनको किस तरह से ट्रेनिंग करके पॉलिश किया जा सकता है अभी आपसे जानेंगे। लेकिन क्लेम भी हमारे साथ हैं। क्लेम, यू हैव बीन कमिंग टू पाकिस्तान फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, दैट you have been here for like 8 times or 9 times? A few more than that. I've been coming for the last 8 years. You have been coming for the last 8 years. So how are you liking it here? And what did you really see when it comes to football and Pakistani youngsters? Well, first of all, I find Pakistan a very hospitable country. People are very friendly. I do enjoy coming here. In terms of the football, I think the common misconception is that while cricket might be the national sport, there's very definitely an undercurrent of football passion. I mean, the fans are absolutely passionate. They're very knowledgeable. Yep, they seem to watch a lot of games. So it's exciting from that point of view. Awesome. And in your travels here, did you find the need that football needs to be polished over here? I mean, the passion is there, the talent is there, but the outlet is not here. No, that's correct. I think football does need some work over here in terms of the way it's structured and the way it's run and the facilities. But certainly, I mean, you look at it, there's no shortage of talent. I mean, the Pakistani team were in the final of the Street World Football Cup. True. You know, so there's no shortage of talent here. It's just a question of developing it and nurturing it into a place. So क्लेम ये कह रहे हैं कि यहाँ टैलेंट की तो कमी है नहीं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अब क्लेम ने भी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी स्ट्रीट फुटबॉलर्स की बात कर रहे थे, वो फाइनल में मौजूद थे, और इस टैलेंट को पॉलिश कैसे करना है ये इसी सिलसिले में गुज़श्ता 8 साल से यहाँ पाकिस्तान चक्कर लगा रहे हैं, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, और अब ये आना जाना इनका इस तरह फ्रूटफुल हो रहा है कि फाइनली अब इवेंट्स होना शुरू हुए। एब्सोल्युटली। अहमद, आपसे पूछेंगे तो एक्सपेक्टेशन क्या है? ये जो एग्जीबिशन मैचेस हैं, ये इवेंट्स जो 2 हो रहे हैं, एक लाहौर में हो रहा है, कराची में हो रहा है, तो एक और भी आ रहे हैं जी, परफॉर्मेंस उनकी भी है, तो आपका टारगेट ऑडियंस तो ऑलरेडी यंगस्टर्स हैं, टैलेंट है ऑब्वियसली जो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन ये 2 मैचेस हो गए, इनमें क्या आप करेंगे? कौन कौन आ रहा है? देखिए, बेसिकली हम इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं, और इसमें हम ये भी करेंगे कोशिश कि हम लोकल स्टार्स जो ग्रासरूट्स लेवल से हैं उनको इंक्लूड करेंगे इस टूर्नामेंट में। द पर्पस उसका भी यही है कि हम ये देखना है कि उनको हम किस तरह ग्रूम कर सकते हैं, उनको किस तरह, उनको टेक्निकल एबिलिटी, उनको किस तरह हम फिजिकलिटी ऑफ द स्पोर्ट पे उनकी एक्चुअल डायमेंशंस लेके आए इसके ऊपर, और फिर जब वो खेलेंगे उनको ये समझ में आएगी उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है बाहर जाने के लिए। और यही जो लेजेंड्स आ रहे हैं, इनका मकसद आने का ये है कि यही 1 या 2 या 4 प्लेयर्स चुनेंगे जो अपने साथ अपने नेशंस में लेके जाएंगे, स्पेन, पोर्चुगल, जहाँ भी हैं, और उनको देखेंगे उनकी क्या अपलिफ्टमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं। वी नीड अ गेटवे प्रोग्राम, उसके बगैर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं मगर जो पैशन है हम उसको किस तरह इग्नाइट करें। लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल है हुमा, ये कैसे आप गली मोहल्लों में जाएंगे? क्लब्स तो एज सच, डोमेस्टिक क्रिकेट तो मौजूद है, लेकिन डोमेस्टिक फुटबॉल का कोई स्ट्रक्चर एज सच है नहीं। हाँ, मगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, वहाँ पे काफ़ी अकेडमीज़ हैं, यहाँ कराची में भी, बिल्कुल यहाँ लाहौर में भी, और इस्लामाबाद में, जो जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं। अभी एक कमेटी सेट हो रही है फेडरेशन के अंदर ही, जिसको हम एक्सिक्यूट करेंगे, और उसके साथ ये डिस्कस करेंगे किस तरह इन लोगों ने हमें सपोर्ट करना है, कहाँ से टैलेंट ग्रूम होगा, और कहाँ से ये टैलेंट इन इंटरनेशनल स्टार्स के साथ इम्बेड होगा। अब Clem, have you had the chance to meet some of our professional footballers? Like Kalimullah is one of those persons who was also he still is or was the captain of Pakistan football team. Because whenever he has been on our show, they've told us that when they go abroad and they compare themselves, I mean the talent is over there, but they are not polished. They have not had those access to those kind of facilities that are obviously available abroad. So and that is what actually, you know, they cannot move forward because of that. So that gap is going to be filled through these matches and through you know, international players coming here. Absolutely. I think the idea of firstly, to your first part of your question, yes, when Kaka and Figo arrived here, we had the Pakistani captain down at the event, so we did meet him. Secondly, in terms of, I think it's about being exposed to a certain level and standard. So by bringing these international players over here, they have a particular level that hopefully will uplift these Pakistani players and football as a whole. But in terms of when they go out to Europe, they suddenly realize that they're not really being exposed to the kind of competitions and games that you get in Europe. It's very much an isolated situation here. So the idea is hopefully to bring in this inspiration, these players, and
start getting them thinking about how they can lift their own game. Brilliant. So अहमद, एक तरीका ये भी हो सकता है कि स्काउट्स जो हैं, ये जो लीग्स हैं, इनके स्काउट्स को पाकिस्तान लाया जाए और फिर ये यहाँ से खुद टैलेंट तलाश करें। स्काउट्स आ रहे हैं, स्काउट्स आए हुए हैं, इसी टूर में थे, कल भी थे। अच्छा, काका फीगो के साथ भी थे जो अपने साथ लेके आए थे। यहाँ का टैलेंट कोई है जो शॉर्टलिस्ट हुआ? अभी कर रहे हैं, वही हम एक सरप्राइज पैकेज है, और ये जो एकोन का जो आने का मकसद है वो यही है कि we coming to celebrate football. Brilliant, brilliant. So would you like to give us some few names जो कि इस साल आ रहे हैं, those who are performing in the exhibition matches? Yeah, absolutely. We've got Luis Figo, Kaká, Puyol, George Boateng, Nicolas Anelka, brilliant, Robert Perez. Just wanted to add one more thing. One of the things that we are looking at doing is we are going to be running some skills competitions where we're going to be sending out the coach of the team around the country to teach young people skills. Now, Luis Rodriguez is a coach that works with development players, and he'll be going around the country looking for young people to show their skills and possibly win a chance to meet जबरदस्त। बस हम ये बता दें आपको इन नटशेल, ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की, आई वुड बेटर वर्ड इन्वेस्टमेंट ही मैं कहूँगी कि ये इन्वेस्टमेंट इनटू द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो लिहाजा स्काउट्स का भी इन्होंने जिक्र कर दिया, कुछ सरप्राइजेस इन्होंने रखे हुए हैं, तो लिहाजा ये आपको अगले महीने ही देखना पड़ेगा। और ये आसान काम नहीं था, ये अगर 8 साल से इस काम पे लगे हुए हैं तो ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब हमारे यहाँ फाइनली 2 एग्जीबिशन मैचेस और इंटरनेशनल स्टार्स आने पे तैयार हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ मैचेस खेलने के लिए तैयार हैं। सो यस, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस मैचेस। तो आप में से जो टैलेंट है ना वो निकल के सामने आ जाओ लोगों, यही वक्त है अपना टैलेंट दिखाने का और अट्रैक्ट करने का कि जी हम डिजर्विंग हैं कि हमको पिक किया जाए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बेस्ट ऑफ लक विद द इवेंट नेक्स्ट मंथ। ऑलराइट जी, वील कीप यू गाइस पोस्टेड कि क्या होने वाला है और कब आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह टुमारो। सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, खुदा हाफिज़।